से बताते हैं, जहां एसकेएमसीएच अस्पताल के हड्डी रोग वार्ड में शराब लाने और पीने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक मरीज के पिता और भाई को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से देसी शराब की भी बरामदगी की गई है। जानकारी के मुताबिक वैशाली निवासी बबलू शर्मा अस्पताल के हड्डी रोग वार्ड में भर्ती हैं। वार्ड में मौजूद मरीजों और परिजनों ने आरोप ये लगाया है कि मरीज के पिता और भाई कई दिनों से चोरी छिपे अस्पताल परिसर में शराब ला रहे थे और पी भी रहे थे। आरोप ये भी है कि शराब को पानी और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में भर करके अंदर लाया जाता था। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एक झोले से देसी शराब बरामद हुई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ऐसे में देखिए, न्यूज़ 18 की तरफ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अस्पताल के वार्ड तक शराब आखिर पहुंची कैसे? सुरक्षा जांच के बावजूद सिस्टम में सेंध कहां लगी है और परिसर में पहले भी चल रहा था ये खेल? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। आरएसएस ऑफिस पर हुए हमले के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें गिरफ्तार 3 आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि इस मामले के पीछे आतंकी साजिश थी। रात करीब 12 बजे का समय, जोरदार धमाका और मुंह पर कपड़ा बांधकर हमला करते 2 बदमाश। ये तस्वीर है रांची के आरएसएस कार्यालय के बाहर की, जहां मंगलवार देर रात 2 बदमाशों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया और राजधानी को दहलाने की कोशिश की। हमला होते ही पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गए और जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने मामले का जब खुलासा किया तो उसने सभी के होश उड़ा दिए। यह हमला एक सोची समझी साजिश थी और गिरफ्तार सभी आरोपियों का आतंकी कनेक्शन रहा है। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि इस हमले की पिछले 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी और ये बस एक ट्रायल था, जिसका वीडियो भी शूट किया गया था। पेट्रोल बम 2 जो बोतल में पेट्रोल जो है उसको फेंका गया था उसमें, और उसको क्षतिग्रस्त करने का जो है प्रयास किया गया था। उसमें रांची पुलिस के द्वारा लगभग 20 घंटे में जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। जो आरएसएस कार्यालय में हुए हमले को लेकर पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक आरोपी पूछताछ के दौरान हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने मांडर टोल के पास से दोबारा धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी से हथियार छीनकर वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि इस मामले में अमन अंसारी और सायन खान की गिरफ्तारी हुई है। किया गया। उसके बाद उसने फिर से जो है दूसरी बार फिर से उसने भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने जो पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीनकर भागने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है। उसमें उसके पैर में गोली लगने की सूचना है। उसको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस एनकाउंटर को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस मामले में सरकार से एनआईए जांच होने की मांग की, साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग भी रखी। और इसलिए हम सरकार से एक तो ये कहेंगे कि भाई इस पूरे मामला को एनआईए को जांच भेज देनी चाहिए, ताकि मामला कोई आपराधिक मामला ये नहीं है। आपराधिक मामला इसको कहा नहीं जा सकता है। कोई संघ के कार्यालय में आरएसएस के ऑफिस में हमला करना है। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कौन था जो राजधानी को दहलाना चाहता था, और पूछताछ में जो बात सामने आई वो ये सोचने पर विवश कर रही है कि क्या झारखंड में कोई आतंकी संगठन एक्टिव है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची के निवारनपुर के आईएएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला मामले के आरोपी
सैफ को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। बताया गया है कि सैफ कोतवाली थाना के बाथरूम से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार मांडर में गिरफ्तारी के बाद उसे थाना लेकर लाया गया था और इसी दौरान रास्ते में वाहन रुकने पर सैफ ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन करके दोबारा भागने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल सैफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाला सैफ पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ और वो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। बता दें कि सैफ कोतवाली थाने से फरार हुआ था, जिसके बाद वो मांडर टोल प्लाजा पहुंचा और वहां पर पुलिस ने उसे दबोचा एक बस से। फिर उसके बाद सैफ जो है वो चान्हो थाना प्रभारी के पिस्टल को छीन कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसके पैर में गोली लगी। देख सकते हैं यही वो पिस्टल है जिसे छीनकर सैफ जो है वो भागने का प्रयास कर रहा था। पूरे मामले में कई अहम खुलासे जो हैं वो पूछताछ में अब तक सामने आए हैं। सैफ का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बता दें कि सैफ के द्वारा आतंकी साजिश रची गई थी। लोहरदगा का निवासी सैफ और उसका दोस्त अमन जो है उनके द्वारा ही पेट्रोल बम जो है वो फेंका गया था आरएसएस दफ्तर पर। सैफ ही वो शख्स है जिसके द्वारा पेट्रोल बम जो है वो कार्यालय में फेंका गया था। पूरे मामले में पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अब तक जो जानकारी आई है, इनके कई आतंकी संगठनों से भी साठगांठ की बातें सामने आई है। दुबई ये दोनों गए थे, सैफ और अमन, और वहीं से पूरा नेक्सस जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा, जिसके बाद ये रेडिकलाइज हुए और फिर इस साजिश को अंजाम देने रांची पहुंचे और फिर कई दिनों के रेकी के बाद इन्होंने आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया। जो जानकारी है, इस वीडियो को उनके द्वारा एक आतंकी सरगना को भी भेजा गया था। अब देखना होगा कि वो कौन सरगना है जिनके पास इनके द्वारा वीडियो भेजा गया था। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, रांची में आईएएस कार्यालय में हुए हमले को लेकर के पुलिस ने मामले की जांच की है और अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सयन सुजान है। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमला करने के बाद इन आतंकियों का अगला निशाना कानपुर था। जानकारी के मुताबिक रांची में हुए हमले के पीछे मकसद दहशत फैलाना था। यही कारण था कि सैफ अंसारी ने आरएसएस दफ्तर में 2 पेट्रोल बम फेंके और सहयोगी अमन ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया और फिर अपने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को ये वीडियो भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि इनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। मकसद दहशत फैलाना ही होता है। किसी भी इस तरह की घटना का मकसद 2 ही होता है। एक है कि वो दहशत फैलाया जाए, दूसरा है कि जो सामाजिक समरसता है उससे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, परंतु हमने त्वरित कार्रवाई करके उसको असफल कर दिया। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां से मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वो अपने परिवार के साथ मामला दर्ज कराने के लिए चकिया थाना पहुंची तो पहली बार पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में पीड़ित महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। फिलहाल पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मामले की जाँच जारी है। यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको, सभी लोगों को
तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। काफी मीडिया बंधु के तरफ से मुझे एक सूचना मिली जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुनः जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर रही है, मैंने सहमति दी है और कि उसका पुनः जांच करवा लें और जो भी लेडी डॉक्टर है बोर्ड बनाकर उसका जांच करवा लें और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। संतोष, पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें बड़ी लापरवाही पुलिसकर्मियों की भी सामने आई, क्या आगे और कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीड़िता ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि ये घटना 11 जून की ही है और उसके बाद पीड़िता का कहना है कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची है और मामले को दर्ज करवाने की कोशिश की तो जो भी स्थानीय प्रभारी थे उन्होंने महिला के साथ ही बदसलूकी की और उसे डांट डपट कर भगा दिया। और ये मामला तब सामने आया जब पीड़िता को इंटरनल जो है पेन होने लगा और जब इसकी जांच की गई तो उसके प्राइवेट पार्ट से जो है वो बुलेट एवं लकड़ी के टुकड़े बरामद किए गए। तब ये मामला टूट पकड़ने लगा और तब प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही और प्रशासन के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि 3 माह पूर्व भी उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई थी और इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में संपर्क भी किया था और शिकायत भी की थी। लेकिन स्थानीय अपराधी होने के बावजूद भी अगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं तो ये कहीं न कहीं पुलिस कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संतोष। अब देखिए, सवाल भी इस पूरी घटनाक्रम के बाद, और सवाल यह है कि पुलिस ने पहली बार में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। सवाल यह है कि चकिया थाना पुलिस ने पीड़ित को टरकाया क्यों, और सवाल यह कि आखिर पीड़ित को कब तक परेशान पुलिस करेगी। एफआईआर के बाद पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया, और सवाल यह भी है कि आखिर कब तक गिरफ्त में हैवान होंगे। 48 घंटे में जवाब के आदेश का क्या हुआ। बेगूसराय में एक महिला के साथ हुई हैवानियत की दास्तान किसी की भी रूह कपा देने वाली। आरोपियों ने न सिर्फ महिला की अस्मत लूटी बल्कि गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इस बर्बरता से भी बड़ा गुनाह तब हुआ जब पीड़िता अपने परिवार के साथ न्याय की उम्मीद में थाना पहुंची। आरोप है कि खाकी वर्दी पहने रक्षकों ने पीड़िता के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसे थाने से दुत्कार कर भगा दिया। पहली बार में पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई तो सवाल उठता है कि पीड़िता की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। पुलिस ने नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई। पुलिस का रवैया इतना संवेदनहीन क्यों है। जब रक्षक ही नहीं सुनेंगे तो आम जनता कहां जाए। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई। आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला गया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी। मेडिकल जांच में हैवानियत के सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस को मजबूरन मामला दर्ज करना पड़ा। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। काफी मीडिया बंधु के तरफ से मुझे एक सूचना मिली जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुनः जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर रही है, मैंने सहमति दी है और कि उसका पुनः जांच करवा लें और जो भी लेडी डॉक्टर है बोर्ड बनाकर उसका जांच करवा लें और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। इस घटना ने साफ कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस जमीन पर कितनी संवेदनहीन है।
अगर समय रहते चकिया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार के कटिहार में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर के एजेंसी पिछले 3 दिनों से जिले में डटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार का कटिहार सीमांचल का इलाका बेहद संवेदनशील क्षेत्र। सीबीआई की मौजूदगी ने इस इलाके में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी कार्रवाई के मकसद से सीबीआई की टीम की यहाँ मौजूदगी पश्चिम बंगाल की सीमा के पास और नेपाल सीमा से लगभग सटा हुआ ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर जांच एजेंसी पिछले 3 दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए है। हालांकि अभी तक जांच के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कटिहार में सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार है। फिलहाल जांच जारी है और कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बड़ा जांच है और बड़े विषय पर जांच हो रहा है, इसलिए काफी गोपनीय रखा गया और जांच के बाद ही पूरा मामला या इसकी वजह स्पष्ट हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार आतंकी मौलाना इजहारुल हक की रिमांड बढ़ गई है। इजहारुल हक 22 जून तक एटीएस के रिमांड पर है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी साजिश के तार महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसकी जांच एटीएस कर रही है। एटीएस इजहारुल हक से पूछताछ कर रही है। 56 साल का मौलाना इजहार पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। मधुबनी के गांव में एक निकाह में पहुंचे मौलाना इजहारुल को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस की टीम मेहमान बनकर शादी समारोह में शामिल हुई थी। एटीएस ने इजहार से पाकिस्तानी हैंडलर, अफगानिस्तान के एक मोबाइल नंबर, जिहादी साहित्य, भड़काऊ तस्वीरें और फंडिंग को लेकर पूछताछ की है। मौलाना इजहार भड़काऊ तकरीरें युवाओं तक पहुंचाता था। भोपाल से गिरफ्तार फराज को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। फराज पढ़ाई के लिए देवबंद गया था, जहां मदरसे में फराज की मुलाकात सहारनपुर के नईम कुरैशी अब्दुल्ला से हुई थी। एटीएस सच जानने के लिए इजहार का सामना नईम और शाकिब से करवाएगी। तो देखिए, बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं और इजहार से जो पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में ये उसने बताया कि किस तरीके से एक स्लीपर सेल जो है वो तैयार हो रहा था और जैसे ही ये जानकारी मिलती है एटीएस ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू किए और उसके बाद से लगातार जो सवाल है वो जब तैर रहे थे उसका जवाब जानने की कोशिश एटीएस की टीम करती रही और इजहार ने और कईयों के नाम लिए हैं जिनसे भी पूछताछ होगी और ये पूरा खुलासा हुआ कि कैसे जो जिहादी साहित्य है इनके पास से मिले हैं और कैसे इनका जो नेटवर्क है वो काम कर रहा था और कई देश के राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं, जहां मदरसा हो या फिर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये संदिग्ध गतिविधियों को चला रहे थे। और इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद से इनसे एटीएस ने जब पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो आतंकी साजिश जो रची जा रही थी उसको बेनकाब किया है एटीएस ने और ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और जो इनके नेटवर्क के लोग होंगे उन पर भी शिकंजा कसेगा। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां रिश्वत लेते पकड़े गए हैं बिहार के पूर्व इंजीनियर पर बड़ा एक्शन हुआ है। पूर्व इंजीनियर अवधेश सिंह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में पटना के डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। जांच में अवधेश कुमार सिंह की आय से अधिक 1,14,21,801 रुपए की संपत्ति पाई गई थी। इसमें 3 फ्लैट, 2 कार्यालय, बैंक जमा, नकदी और शेयर भी मिला था। देखिए, साल 2010 में उन्हें दिल्ली के लाजपत नगर के एक होटल में रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 1 महीने में संपत्ति सौंपने का आदेश भी दिया था, नहीं तो जबरन जब्ती की जाएगी। इस बात की जानकारी दी। जो आय से अधिक संपत्ति जो गणना की गई वो 1,14,21,801 रुपए की थी, जिसे आज माननीय प्राधिकृत पदाधिकारी निगरानी न्यायालय द्वारा उसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। पहले ये आदेशित किया गया कि जो अवधेश एवं उनके परिवार के लोग हैं
वो 1 महीना के अंदर डीएम पटना को सारा संपत्ति सुपुर्द कर दें, अदरवाइज डीएम पटना बाय टेकिंग कोर्सिव एक्शन इनके संपत्ति को जब्त करेगी। बिहार के नए एडवोकेट जनरल एसटी संजय ने पदभार ग्रहण किया है। सरकार की नियुक्ति किए जाने के बाद एडवोकेट जनरल एसटी संजय पटना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एडवोकेट जनरल के चैम्बर में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पटना हाईकोर्ट के वकील और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण आग से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक सामान जल करके खाक हो गया है। आग की ऊंची लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया तो लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राहत की बात हालांकि यह है कि हताहत कोई नहीं हुआ। इसमें इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पिपरा मेन रोड स्थित राम लखन मार्केट में यह हादसा हुआ। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कब जिस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी उस वक्त की ये तस्वीर है। लाखों का नुकसान हुआ है। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। एक राहत वाली बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण आग लगी। फिलहाल